नमस्कार, मैं प्रोफेसर गोविंद पांडे आज आपके सामने एक अलग विषय फिल्मों में संवाद लेखन लेकर आया हूँ। हम इस विषय में संवाद की परिभाषा, साथ ही साथ संवाद की फिल्मों में क्या भूमिका होती है, संवाद के प्रकार और किस तरह से संवाद फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम संवाद की बात करें तो संवाद मूल रूप में व्यक्ति की भावना, विचार का संप्रेषण है, जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा उसको या तो सुनता है और उसका जवाब देता है या फिर वो चुप रहता है। संवाद की उत्पत्ति में मानव मन की भावना को प्रकट करने की इच्छा है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपनी बातों को लोगों के सामने रखता है। संवाद की सहायता से हम न सिर्फ अपने विचारों को प्रकट करते हैं, बल्कि हम पूरी कहानी लोगों के सामने लेकर आते हैं। संवाद का विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इसको लिखने का तरीका भी अलग होता है। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो संवाद मानव भावनाओं, विचार, सूचना को मूर्त रूप देता है और हमें ज्ञान और मनोरंजन के विभिन्न माध्यमों से भी परिचित कराता है। किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप या संवाद कई प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन मूलतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला दृश्य माध्यम होता है, जिसे लिखित संवाद की हम बात करते हैं। श्रव्य माध्यम है, जिसे मौखिक संवाद की बात करते हैं। अब इन दोनों माध्यमों को जब हम मिला देते हैं तो श्रव्य दृश्य माध्यम के द्वारा लिखित और मौखिक दोनों तरह के संवाद का मिश्रण होता है। अब हमें यह जानने की जरूरत है कि दृश्य माध्यम में हम जब संवाद करते हैं या अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो किस तरह से हम करते हैं और हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दृश्य माध्यम क्या है, देखना। तो देखना मतलब हम संकेतों के माध्यम से भी संवाद कर सकते हैं, लेकिन इस संवाद को, इस विचार को वही व्यक्ति समझ सकता है जो संकेत की भाषा को समझता हो। भावना या विचारों को जब हम प्रकट करते हैं तो लिखित माध्यम में बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जो हम लोगों ने समय समय पर पढ़ा है, देखा है। उसमें उपन्यास है, कहानी है, नाटक है। इन सारी विधाओं में जो दृश्य माध्यम है, उपन्यास, हम सब इस उपन्यास से गुजरे हुए हैं, कहानी से गुजरे हुए हैं, नाटक से गुजरे हुए हैं। चाहे वो गुलशन नंदा हो, चाहे सुरेंद्र मोहन पाठक हो, चाहे प्रेमचंद की रचनाएं हो, जिनको हमने कहानी और नाटक के माध्यम से पढ़ा है। वो कहानी जब आगे बढ़ती है तो उसमें संवाद भी होता है और संवाद के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। दूसरा जो माध्यम है वो श्रव्य माध्यम है। जब हम श्रव्य माध्यम की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा माध्यम आता है जहां बातचीत के माध्यम से, आवाज के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं। और अगर आप देखें तो एक समय ऐसा था कि दृश्य श्रव्य माध्यम में कोई भी फिल्म आती थी, उसके संवाद के कैसेट दुकान पर बजते थे, तो ऐसा लगता था जैसे कि हम उस फिल्म को देख रहे हैं। संवाद श्रव्य माध्यम के द्वारा भी उसी प्रकार से किया जा सकता है जिस तरह से दृश्य श्रव्य माध्यम के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा जो प्रमुख माध्यम जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो दृश्य श्रव्य माध्यम है, जिसमें फिल्म और थिएटर है, नाटक है, रामलीला है, रासलीला है, नौटंकी है, नुक्कड़ नाटक है। लेकिन हमारा आज का जो विषय है वो फिल्म को लेकर है। हम फिल्मों में संवाद लेखन की परंपरा और इसकी प्रक्रिया पर एक नजर डालेंगे। अगर हम भारत में बात करें तो फिल्मों में संवाद 1931 में पहली सवाक फिल्म आला मारा से शुरू होती है। जब अर्देशीर ईरानी द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था तो उससे पहले संवाद फिल्मों में कहीं सुनाई नहीं देता था। लाइव म्यूजिक होती थी, लाइव लोग परफॉर्म करते थे, जिसके माध्यम से हम कहानी को, फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाते थे। जिस समय इसे मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित किया गया तो संवाद को सुनने के बाद, गाने को सुनने के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी। ये फिल्म एक काल्पनिक नगर के राजा, उनकी 2 पत्नियों गुलबहार और नौबहार के बीच उत्तराधिकारी की जंग को लेकर था। एक फकीर ने भविष्यवाणी की कि नौबहार से राजा का उत्तराधिकारी जन्म लेगा, एक षड्यंत्र को जन्म देता है। ये जो भविष्यवाणी थी उसी से षड्यंत्र आगे बढ़ता है और पूरी फिल्म इसी के इर्द गिर्द घूमती है।
भारत का पहला फिल्मी गाना, ये भी आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला फिल्मी गाना दे दे खुदा के नाम पर को इसी फिल्म में फिल्माया गया था। अभिनेता वजीर मोहम्मद खान ने इस फिल्म में गाया। इस फिल्म में कई गाने थे और फिल्म की कहानी को गाने के माध्यम से आगे बढ़ाने की कला भी यहीं से शुरू होती है। इस फिल्म की पंच लाइन थी, 78 मुर्दे जिंदा हो गए, उनको बोलते देखो। आप समझ सकते हैं कि जब 78 मुर्दे जिंदा हो गए, उनको बोलते देखो जैसी बातें होती हैं तो दर्शकों को उत्साह बढ़ता है, कौतूहल बढ़ता है और वो इसको देखने के लिए आते हैं। इस दौर में बनने वाली फिल्मों में कहानी को आगे बढ़ाने में न सिर्फ गानों की अहम भूमिका थी, बल्कि संवाद ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। मदन थिएटर की मई 1931 में आई फिल्म श्री फरियाद में 18 गाने थे। उसी तरह से सन 1934 में वी शांताराम ने अपनी फिल्म अमृत मंथन के द्वारा पशु बलि को लेकर सवाल उठाया। इस फिल्म में राजा क्रांति वर्मा के पशु बलि बंद करने के आदेश को किस तरह से धर्म सम्मत न मानकर उनके खिलाफ विद्रोह किया गया। इस फिल्म में संवाद लिरिकल है। जब हम संवाद की बात करते हैं तो संवाद किस तरह से फिल्मों में आया, उसका स्वरूप क्या था, तो उसमें आप जब भी देखेंगे, शुरुआत की फिल्मों को देखेंगे तो उसमें संवाद लिरिकल है, जो लगभग गाने की तरह संवाद अदायगी होती थी फिल्मों में। क्यों? क्योंकि उस समय संवाद का जो रूप आज हम देखते हैं वो नहीं था। ये लगभग गाना गाए जाने वाले अंदाज में बोला जाता था। पात्र के अनुसार न सिर्फ संवाद बदलता है, बल्कि उसको बोलने का तरीका और शब्दों का चयन भी बदल जाता है। इस फिल्म में एक और खास बात है कि एक्सट्रीम क्लोज शॉट का उपयोग किया गया, जिसमें आंखों के ऊपर लगातार एक छोटी सी आंख को काफी बड़ा करके दिखाया गया था, बल्कि कैमरा भी ट्रैक करते हुए पात्रों को दिखाता है और वो कट करता है, रिएक्शन शॉट दिखाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस तरह के प्रयोग वहां सिनेमा में हो रहे थे। 1936 में एक फिल्म आई जिसके बारे में अगर हम बात करें तो वो फिल्म पूरी तरह से स्थापित परंपरा को चैलेंज करती है। अछूत कन्या फिल्म का नाम है और छुआछूत की समस्या को न सिर्फ निर्देशक ने मजबूती से उठाया, बल्कि इस फिल्म ने अपने संवादों से भी दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म की कहानी एक ब्राह्मण परिवार के लड़के और एक दलित परिवार के लड़के से शुरू होती है। इनके पिता भी दोस्त हैं। इन दोनों का प्रेम जब समाज को पता चलता है तो लोग इसका विरोध करते हैं। वहीं एक दृश्य है जब पंडित जी को सांप काट लेता है और उनका जो दलित मित्र है उनके शरीर से सांप का जहर चूस कर निकालता है। जब संवाद की बात आती है तो उसमें एक यहाँ भी इस फिल्म में भी संवाद लगभग गा कर बोला गया है। तो उसमें जब पंडित जी से वार्तालाप करता है उनका दलित मित्र, तो कहता है कि पंडित जी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके शरीर को छुआ, मैंने आपके जहर को निकाला, लेकिन उसके लिए मुझे आपका शरीर छूना पड़ा। तो किस तरह से संवाद के माध्यम से समाज में व्याप्त जो छुआछूत की समस्या थी उसको फिल्म ने बड़े ही प्रभावशाली तरीके से पर्दे पर लेकर आया और दर्शकों के मन में भी छुआछूत जैसी बुराई के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम किया। तो आपने देखा कि संवाद किस तरह से समाज की बुराइयों को कथानक में पिरो देता है और किस तरह से संवाद के माध्यम से हम उसके साथ, पात्र के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्मों में संवाद और कहानी में उसकी जो भूमिका होती है, आइए उस पर बात करते हैं कि क्या होता है संवाद और कहानी में किस तरह से वो अपनी भूमिका को अदा करता है। फिल्मों में संवाद न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि हमें पात्र के बारे में, उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति का पता बताता है। शोले फिल्म में जब सुरमा भोपाली के रूप में संवाद करता है तो उस पात्र का चरित्र दर्शकों के सामने उभर कर आता है। उसमें एक डायलॉग है जिसमें एक व्यक्ति कहता है, ये लो 2 रुपए का नोट। सुरमा भोपाली का जवाब है, वो तो मैं भी देख रहा हूं, पर खरा है कि नहीं? हाँ 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 खरा है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा साहब तो खुदा हाफिज। जो दूसरा व्यक्ति है वो कहता, पैसे तो वापस कर दो। सुरमा भोपाली कहता है, पैसे? कैसे पैसे मांग रहे हो? व्यक्ति जो दूसरा, अगेन आप देखिए संवाद के माध्यम से किस तरह से कहानी आगे बढ़ी है। वो नोट तो 2 रुपए का था। तो सुरमा भोपाली कहता है, ये लकड़ी भी तो 2 रुपए की थी। अरे 2 रुपए में इतनी सी लकड़ी? तो जवाब क्या है? और नहीं तो क्या 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीद दोगे?
किस तरह से संवाद के माध्यम से इस दृश्य को एकदम सजीव कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का जो विषय है वो सूरमा भोपाली के चरित्र को उभारता है कि वो लालची व्यक्ति है और किस तरह से वो भोले भाले गांव वालों को लकड़ियों में भी कम लकड़ी देता है या ज़्यादा पैसा ले लेता है। फिल्म शोले के एक दृश्य में संजीव कुमार जब अपना बदला लेने के लिए जय और वीरू, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को अपने घर बुलाकर पैसे देते हैं कि वो गब्बर सिंह को पकड़कर जिंदा उन्हें सौंपेंगे, तो उसी दृश्य में अपने कमरे में जाते हुए जय वीरू पर हमला होता है। जब वो दोनों हमलावरों से लड़कर उन्हें मारकर भगा देते हैं तो उनके और ठाकुर के बीच का संवाद फिल्म के हीरो की ताकत दर्शकों के सामने रखता है। वीरू पूछता है, ठाकुर साहब ये लोग? तो ठाकुर साहब कहते हैं, ये मेरे आदमी है। तो फिर उन्होंने हम पर हमला क्यों किया? ठाकुर, जवाब देखिए। जवाब के माध्यम से, संवाद के माध्यम से उन चरित्र को किस तरह से, कैरेक्टर के चरित्र को किस तरह से निकाला जाता है, ये संवाद का काम होता है। मैं देखना चाहता था कि तुम अब भी वही उतने ही हिम्मती हो और उतनी ही ताकत तुम्हारे पास है, या वक्त के दीमक ने तुम्हारे बाजुओं को खोखला कर दिया है। कितनी बड़ी बात है, वक्त के दीमक ने तुम्हारे बाजुओं को खोखला कर दिया है। जिस काम के लिए मैंने आपको बुलाया उस काम के लायक हो कि नहीं, ये संवाद के माध्यम से कह रहा है। तो फिर जय कहता है, तो फिर क्या देखा आपने? ठाकुर कहते हैं, मैंने देखा तुम्हें यहां बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की। इस तरह से संवाद ना सिर्फ फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है बल्कि दर्शक को उनके हीरो के बारे में जानकारी भी देता है। यहाँ ये पता चलता है कि जय और वीरू अभी भी मजबूत हैं और वो गब्बर सिंह के खिलाफ एक मजबूत हथियार बन सकते हैं। फिल्म, नाटक और थिएटर, ये तीन मुख्य माध्यम हैं संवाद लेखन के लिए, और लेकिन इनके संवाद लेखन में शैलीगत भिन्नता होती है। एक तरफ जहां फिल्म में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं संवाद के जो पुराने माध्यम है नाटक और थिएटर, जहां से फिल्मों में संवाद की कल्पना की गई या उसे लाया गया, कि लेखन में काफ़ी भिन्नता होती है। इसके लिए हमें इन माध्यम के चरित्रगत विशेषताओं को समझना होगा। माध्यम की चरित्रगत विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हम थोड़ी सी बात इस बात को जानने में लगाते हैं कि किस तरह से फिल्म अलग होता है और किस तरह से थिएटर और नाटक अलग है। हम फिल्म, थिएटर और नाटक की जब बात करते हैं तो फिल्म अगर आप देखें तो उसने इन माध्यमों से कैमरा, जिसे हम दृश्य कहते हैं, वो ले लिया, मूवमेंट ले लिया, पहले के माध्यम रेडियो से ऑडियो ले लिया, लेकिन जब फिल्म में ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो फिल्म इनको इस तरह से पिरो लेता है कि इसमें से कोई भी चीज़ फिल्म की ऐसा नहीं लगता कि वो फिल्म के माध्यम की नहीं है। ये सब कुछ फिल्म माध्यम की ही लगती है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि थिएटर में जब हम कोई भी ड्रामा देखने जाते हैं या नाटक देखने जाते हैं, उस समय हमारा जो व्यूइंग एंगल होता है, जो हम देखते हैं, वो व्यूइंग एंगल फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि दर्शक जहाँ बैठ जाता है वहीं से वो थिएटर के परफॉर्मेंस को देखता है। और साथ ही साथ थिएटर एक लाइव माध्यम है, जिसको जो थिएटर का कलाकार है वो उसको एक बार खाली मौका मिलता है अपने डायलॉग डिलीवरी का, इसलिए उसको डायलॉग डिलीवरी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, संवाद पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर गलती हो गई तो गलती लाइव जा रही है, उसको बदलने का या उसको कट करने का, उसको रीटेक करने का थिएटर में मौका नहीं होता है। साथ ही साथ जब हम थिएटर में संवाद बोलते हैं, क्योंकि फिल्मों में जब हम संवाद बोलते हैं तो हमारे पास काफ़ी सेंसिटिव कैमरा होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव माइक्रोफोन होते हैं, इसलिए हम लाउड डिलीवरी नहीं करते हैं। बहुत सारा हम आँखों के माध्यम से, भावों के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त कर देते हैं। लेकिन जब हम थिएटर में बात करते हैं तो जितना बॉडी लैंग्वेज, जितना आपके पोस्चर का रोल होता है, उतना ही संवाद की डिलीवरी का होता है। क्योंकि थिएटर में दूर बैठा हुआ दर्शक आपकी आवाज़ को सुन ले तो उसके लिए आप ज़्यादा तेजी से लाउड डिलीवरी करते हैं। तो ये अंतर होता है। यही कई बार ये अंतर हमें फिल्मों में थिएटर से आए हुए कलाकारों को देखना पड़ता है, जब उनको सामंजस्य बैठाना पड़ता है। वो जब थिएटर करके आते हैं तो फिल्मों में उनकी डायलॉग डिलीवरी को कई बार
फाइन ट्यून किया जाता है जिससे कि उनकी डायलॉग डिलीवरी फिल्म माध्यम के अनुरूप हो जाए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जब आप लेखन कर रहे हैं, संवाद लेखन कर रहे हैं, तो संवाद लेखन करते समय जो शब्द हैं उनका चयन आपको किस तरह से करना है। संवाद लेखन में आपको जो सेंटेंस आपने बनाए हैं, ऐसा मत करिए कि बहुत लंबे लंबे डायलॉग लिख दीजिए। अगर आपने लंबे डायलॉग लिख दिए और कलाकार लाइव परफॉर्म करना है तो उसको 40 शब्द 50 शब्द बहुत मुश्किल हो जाती है, और कहीं कलाकार नया है तो उसके लिए तो एक बड़ा मुश्किल काम होगा इस संवाद को डिलीवर करना। तो फिल्मों में जब हम देखते हैं कि कैमरा सेंसिटिव है तो संवाद डिलीवरी के समय हमें बहुत सारा आधार मिल जाता है। अगर हमने गलत कर दिया तो हम रीटेक कर सकते हैं, फिर से टेक कर सकते हैं, डबिंग हो जाती है संवाद की। तो फिल्मों में संवाद लेखन और संवाद का जो प्रभाव है वो अलग तरीके का होता है, वहीं नाटक और थिएटर में इनका जो प्रभाव है वो बिल्कुल अलग तरीके का है, जहां बॉडी लैंग्वेज की भी बात होती है और संवाद के डिलीवरी की बात होती है। आधुनिक समय में फिल्मों में इतनी तरक्की हो गई है कि आप किसी भी तरह के संवाद को डिलीवरी कर रहे हैं उसको महत्वपूर्ण अलग तरीके का बनाने का पूरा तकनीकी हमारे पास है। इसमें आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी अग्निपथ, उसको आप लोगों ने देखा होगा, वो संवाद के लिए ही जानी जाती है। जब डायलॉग डिलीवरी की बात थी तो अमिताभ बच्चन ने उस फिल्म में एक अलग तरीके से डायलॉग डिलीवर किया। तो जब वो अलग तरीके से डायलॉग डिलीवर किया तो उस फिल्म को उसी के डायलॉग के द्वारा या उसकी डिलीवरी के द्वारा, संवाद के द्वारा जाना जाता है। आज भी जब हम अग्निपथ की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन के उन संवाद की चर्चा जरूर होती है। अब आपके सामने हम संवाद लेखन के तत्व की बात करेंगे। संवाद की भाषा। संवाद की भाषा का निर्धारण दृश्य रचना और पात्र के अनुसार होता है। पात्र कौन है और उसकी उम्र क्या है, पात्र का सामाजिक और आर्थिक आधार क्या है, देश और काल का भी संवाद की भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिल्मों में अगर नाटकीयता ज़्यादा है तो संवाद की भाषा बदल जाएगी, वहीं अगर वो वास्तविकता के करीब है तो उसके संवाद भी अलग तरह के होते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि संवाद का आधार फिल्म के पात्र और उनके बैकग्राउंड से जुड़ा होता है। कई बार पात्र को एक अलग रूप देने के लिए भी संवाद का तरीका बदल दिया जाता है। हमने अभी चर्चा की थी अग्निपथ की, तो उसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि कई ऐसे फिल्म हैं जिसमें संवाद डायलॉग डिलीवरी, जैसे मोगेम्बो खुश हुआ, तो ये अपने आप में एक संवाद है। या फिर हम कर्मा फिल्म देखते हुए इस थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी, इस तरह के जब संवाद सुनते हैं उसकी अदायगी एक अलग तरीके से होती है तो हमें कुछ अलग अनुभव होता है। इस मामले में जाने माने कलाकार राजकुमार के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी को लोग काफ़ी कॉपी करने की कोशिश किया करते हैं, और आज भी जब भी हम लोगों को समय मिलता है या मिमिक्री कोई करता है तो राजकुमार की ज़रूर होती है। क्यों? क्योंकि उनके संवाद इतने प्रभावशाली हैं कि लोगों में काफ़ी उसको लेकर उत्सुकता होती है। संवाद की लय की अगर हम बात करें तो हिंदी फिल्मों की शुरुआत में थिएटर का प्रभाव दिखाई देता है, जिसके कारण से संवाद काफ़ी लिरिकल होता था। अछूत कन्या या फिर आलम आरा कि फिल्मों के संवाद को देखें तो उसको बोलने की जगह लगभग गाते हुए कलाकार प्रस्तुत करते हैं। संवाद शुरू में सिर्फ आवाज़ थी और उसका कलात्मक पक्ष उतना विकसित नहीं हो पाया था, पर जैसे जैसे सिनेमा का विकास हुआ संवाद में विविधता आती गई और ये फिल्म निर्माण का उसी तरह से महत्वपूर्ण अंग हो गया जिस तरह से पात्र, अभिनय, गायन और कहानी थे। संवाद की अदायगी में कलाकार का व्यक्तित्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगा। एक तरफ नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अनुपम खेर जैसे कलाकार थे, तो दूसरी तरफ राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, राजकुमार और जाने कितने कलाकार जिन्होंने अपने हिसाब से सिनेमा के संवाद को तोड़ा मरोड़ा और दर्शकों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज भी लोग राजकुमार के जानी जिसका घर शीशे का होता है वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इस तरह के संवाद को न सिर्फ दोहराते हैं बल्कि उसको अपने जीवन में बसा के रखा हुआ है, उस अंदाज में बोलने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन की। पात्र कैसे संवाद बोलता है, क्या बोलता है, इससे उसके चरित्र का निर्माण होता है।
हम सभी ने देखा कि शोले फिल्म में जब हेमा मालिनी बसंती के रूप में लगातार बोलती रहती है तो दर्शकों को उस पात्र के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार जय और वीरू भी अपने स्वभाव के बारे में संवाद के जरिए ही बताते हैं। स्वाभाविकता संवाद का एक मूल अंग है। कहा जाता है कि दिलीप कुमार की संवाद अदायगी में जो स्वाभाविकता थी वो बाद के कलाकारों में कम ही दिखाई पड़ती है। इसी तरह जब समानांतर सिनेमा के कलाकार आए तो उन्होंने भी संवाद को स्वाभाविक पर प्रभावपूर्ण तरीके से दर्शकों के सामने पहुंचाया। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है में नसीरुद्दीन शाह जब एक फूल के गुलदस्ते को जानबूझकर गिरा देते हैं और उसके टूटने के बाद जिस अंदाज में कहते हैं कि टूट गया, वो बड़ा ही निराला है। वो बताता है किस तरह से उन्होंने समाज में जो बेडरूम कल्चर था दिखाने की एक प्रवृत्ति थी, उस पर प्रहार किया था। संवाद में स्थानीयता का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। संवाद लेखन में इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो स्थानीय बोली है और शब्द हैं उसको इस तरह से पिरो लेना चाहिए जैसे माला में मोती। इस मामले में जो नए कलाकार हैं, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो या फिर हासिल फिल्म में इरफान खान, जिन्होंने जिस अंदाज में छात्र राजनीति के शब्द और स्थानीय शब्दों का संवाद में प्रयोग किया है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को अपने करीब लेकर आती है। लोगों को ये एहसास होता है कि उनकी भाषा में बनी फिल्म उनके मुद्दों को उठा रही है और अपने समाज और संस्कृति के शब्दों को सुनने के बाद उनके अंदर उस संवाद को लेकर विश्वास उत्पन्न होता है। दिल्ली 6 जैसी फिल्म हो या धनुष और सोनम की फिल्म जिसमें बनारस के रंग पूरी तरह उभर कर आते हैं, ये सब फिल्म की सफलता के पैमाने हो जाते हैं। ये संवाद यहाँ पे फिल्म को सफल और असफल बना देता है। रोचकता, फिल्मों के संवाद में अगर रोचकता नहीं तो दर्शक को लुभा नहीं पाएगा। जहाँ एक ओर फिल्म का संवाद दर्शकों को अपनी ओर खींचता है, वहीं दूसरी ओर वो विषय को भी रोचक तरीके से रखता है। इस मामले में कादर खान ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई थी। एक समय था कि गोविंदा और कादर खान की जोड़ी हिट फिल्मों की गारंटी होती थी। एक से एक संवाद, एक से एक डायलॉग, उनकी कॉमिक टाइमिंग गजब का लोगों को मौका देती थी मनोरंजन का। जहां एक और गोविंदा जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग थी, वहीं कादर खान के चुभते और रसीले संवादों ने दर्शकों का एक अलग वर्ग खड़ा कर दिया। इसको मजे लेकर वो देखा करते थे। क्यों देखते थे? अपनी जिंदगी में तनाव है, उदासी है, इन सब से दूर जाने के लिए सिनेमा की तिलस्मी दुनिया में वो लोग अपने लिए राहत के 3 घंटे खोजा करते थे, जिनको उन 3 घंटों के बाद अपने रिक्शे या फुटपाथ पर सोना होता था। इसका मतलब ये कदापि नहीं कि इन फिल्मों के सिर्फ यही दर्शक थे, बल्कि मध्यम वर्ग का एक और बड़ा हिस्सा था जो सिनेमा में वास्तविकता की जगह हंसने और मुस्कुराने के लिए पैसा देना चाहता था। गोविंदा, कादर खान, शक्ति कपूर, इन जैसे लोगों ने लगभग 10 साल तक सिनेमा के इन दर्शकों पर राज किया और अपने अलग ही अंदाज में संवाद को फिर से परिभाषित कर दिया। और ये संवाद हम कई बार कहते हैं कि वो जो बुर्जुआ है या फिर जो एक लोअर क्लास है उनको काफ़ी प्रभावित करता रहा। संवाद में प्रयोग धर्मिता, कोई भी माध्यम जब तक प्रयोग धर्मी नहीं होता या प्रयोग नहीं करता वो दीर्घकालिक सफलता नहीं हासिल कर सकता। यही हाल हिंदी फिल्मों में संवाद का है। हिंदी में देशी और विदेशी भाषा का समावेश और पात्रों के माध्यम से सुंदर प्रस्तुति ने संवाद के कई नए रूप और तत्व लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। हर तरह का संवाद और उसके चाहने वाले, यही आज हिंदी फिल्म की या बाकी के रीजनल फिल्म की कहानी है। कहीं गोविंदा के दर्शक हैं तो कहीं नाना पाटेकर का दिलचस्प अंदाज सिनेमा के दर्शकों को लुभाता रहता है। इस प्रयोगधर्मी व्यवहार ने सिनेमा के संवाद को कालजयी बना दिया। आओ ललिता हो या फिर मोगैम्बो खुश हुआ से लेकर इस थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी जैसे संवाद लोगों की जुबान पर आ गए। नए दर्शकों के लिए इलू इलू आया तो प्रवासी भारतीयों के लिए करीना कपूर का पू जैसा पात्र लोगों को भा गया। माध्यम की समझ संवाद में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है।
कि आपको माध्यम की समझ होनी चाहिए। संवाद कैसा भी हो, अगर उस माध्यम के मूल चरित्र से मेल नहीं खाता है तो उसकी सफलता के बहुत कम चांस होते हैं। फिल्म एक दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों का मेल है और ये इसको कालजयी बनाता है। सिर्फ संवाद सिनेमा को दर्शकों तक नहीं पहुंचा सकता, तो उसी तरह सिर्फ अच्छे विजुअल भी सिनेमा को हिट करने की गारंटी नहीं है। दोनों में परस्पर तालमेल ही एक अच्छा और सकारात्मक सिनेमा को जन्म देता है, जिसे दर्शकों का पूरा प्यार मिलता है। संवाद में प्रवाह, क्रम, तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। मुझे लगता है कि संवाद की जब भी हम बात करते हैं, फिल्म और सिनेमा में संवाद अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उस भूमिका में अगर आप देखें तो किस तरह से संवाद की शुरुआत हुई फिल्मों में, किस तरह से संवाद लेखन में हमें ध्यान रखना चाहिए, पात्र के रचना में संवाद की क्या भूमिका होती है, संवाद किस तरह से कहानी को आगे बढ़ाता है, संवाद में माध्यम को हमें किस तरह से ध्यान रखना है, संवाद के लेखन करते समय हमें किस तरह से रोचकता, प्रयोगधर्मिता, किस तरह से हमें छोटे छोटे संवाद लिखने होते हैं जिससे कि कलाकारों को परेशानी ना हो। संवाद किसी भी फिल्म की जान होते हैं। संवाद किसी फिल्म की सफलता और असफलता का मूल होता है। इसलिए संवाद लेखन में हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। अगर आपको एक सफल करियर बनाना है संवाद लेखन में, तो आपको पूर्व के संवाद के बारे में न सिर्फ पढ़ना चाहिए, बल्कि आप उसमें जितना ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, नए तरीकों को अपनाकर, नई भाषा का समावेश कर नए तरीके से संवाद को डिलीवरी करके, संवाद के जितने भी रूप हैं उसमें कुछ न कुछ बदलाव करके अगर आप प्रयोग करते रहेंगे तो आप एक अच्छे संवाद लेखक के रूप में निश्चय ही अपना करियर बना पाएंगे और सफलता आपके चरण चूमेगी।